नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि हरियाणा में क्या होगा। कल हरियाणा में अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल चुनाव का दिन है, कल वोटिंग है और सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी और शाम को एग्जिट पोल्स भी आएंगे। और अभी तक का माहौल है, आज ठीक एग्जिट पोल के ठीक एक दिन पहले हरियाणा की कंप्लीट तस्वीर क्या बता रही है। तो इस समय मैंने सोचा कि आज हरियाणा के ही पत्रकारों को इस कार्यक्रम में जोड़ा जाए और उन्हीं से समझा जाए कि आखिर हरियाणा की धरातल पर राजनीतिक तस्वीर जो बन रही है वो क्या है। क्या कांग्रेस की सुनामी है या कांग्रेस की टोर्नेडो है? बीजेपी कितनी बुरी तरह हार रही है या फिर बीजेपी की हार उतनी बुरी नहीं है जितना लोगों ने बताया है? आज इसी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ आंकड़े के कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे कि लगभग किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस समय हमारे साथ हरियाणा से कुछ पत्रकार जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ महेंद्र भारती हैं इस समय, जो कि रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नीरज मोहन है जो कि करनाल से जुड़ रहे हैं। नीरज, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में लगभग 8:15 या 8:20 पर हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया भी आएंगे, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज की चर्चा मैं नीरज मोहन से शुरू करती हूँ कि नीरज, अभी तक की जो तस्वीर है, आप करनाल में हैं और अलग अलग जगह पर आपको तस्वीर क्या मिल रही है कि सरकार इस बार, क्या ये तय बात है कि हरियाणा में कांग्रेस की ही बन रही है और कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत होगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि बीजेपी की कितनी बड़ी हार है या उतनी बड़ी हार आपको नजर नहीं आ रही है? जी नीलू जी, देखिए चुनाव, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र भाटिया जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके पास आऊंगी जी। बोलिए नीरज, बोलिए। नीलू जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक्चुअली अभी तो चंडीगढ़ में हूँ, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हरियाणा। मैंने ऑलमोस्ट सारा घूम लिया है। तो मैं बस थोड़ा सा जितना समझ पाया हूँ कि देखिए, जब चुनाव अनाउंस हुए थे, जब चुनाव शुरू हुआ था, उस टाइम पे बिल्कुल बीजेपी का एक ग्रिप था इलेक्शन पे और एक माहौल अलग तरह का बना हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है तो कांग्रेस को बढ़त मिली है और बीच में कांग्रेस की कई सारी जो कमियां हुई हैं, वो चाहे सैलजा वाला एपिसोड हुआ है बीच में, और कांग्रेस की उस तरह की एग्रेसिव कैंपेन नहीं हुई है। 25 तारीख तक तो उनकी सेंट्रल लीडरशिप नहीं आई थी, जो स्टार कैंपेनर्स थे। तो वो अचानक से बाद में एक्टिवेट हुआ है सारा। तब तक प्राइम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के और बड़े सारे नेता रैली कर चुके थे। लेकिन बाद में जो कमबैक कांग्रेस ने किया है और उसके बाद अशोक तंवर का सडनली वापिस आना, ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे कांग्रेस ने कह सकते हैं कि चुनाव को और मजबूत कर लिया है। और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा सेटबैक मुझे लग रहा है इस चुनाव में, जो उनके दो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। एक तो जीटी रोड बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, जो अंबाला पंचकुला से शुरू होके और वो चला जाता है सोनीपत करकोदा राई तक। तो ये बेल्ट में बीजेपी कमजोर थोड़ी हुई है। और दूसरा अहिरवाल रीजन में, जो राव इंद्रजीत का गढ़ माना जाता है, वहां पर इंटरनल डिफरेंसेस काफी हैं हुए हैं और कई जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिला के बीजेपी, जैसे पिछली बार 75 पार का एक नारा दिया गया था, इस बार ऐसा कोई नारा भी सेट नहीं किया है पार्टी ने। और अब तक ये नहीं बताया है कि वो सीटें आ कितनी रही हैं उनकी। तो कुछ जगह इंडिपेंडेंट पे भी वो निर्भर कर रहे हैं कि अगर हमारा नहीं जीतता है, जैसे सावित्री जिंदल हिसार की सीट है, अगर चाहे सावित्री जिंदल चाहती तो उनको टिकट नहीं मिलता। तो ये सब चीजें थोड़ा सा वोटर तक जा रही हैं कि भाई देवेंद्र कादियान है, जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं गन्नौर से, वहां 2 ब्राह्मण हैं और एक जाट इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, जो काफी क्लोज रहे हैं हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी के। तो ऐसी कुछ सीटों पे बीजेपी अलग तरह से चुनाव लड़ रही है। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये बनी हुई है आज की स्थिति में कि दलित वाला जो एक बीजेपी ने एक चला था, काफी नुकसान किया कांग्रेस को उस चीज ने। आज भी शैलजा का इंटरव्यू आया है, आज भी सीएम की दावेदारी उन्होंने की है कि हाईकमान डिसाइड करेगी। लेकिन दलित वाला जितना नुकसान कर सकती थी बीजेपी, उतना तंवर की वापसी के बाद थोड़ा सा वो कम हुआ है और शैलजा ने भी टाइमली रिस्पॉन्ड कर दिया, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम्पेंसेट हो गया है। आज की स्थिति में सीटों का हम कहें तो कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में लग रही है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही। ओके, तो कांग्रेस आपको काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन महेंद्र भारती, अब मैं अब आपके पास आती हूं कि अगर कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है तो इसका मतलब ये साफ है कि बीजेपी अपने जो कन्वेंशनल स्ट्रॉन्गहोल्ड्स है
वहां पर भी वो खोती हुई चीजें नजर आ रही है। क्या वाकई में बीजेपी इतनी कमजोर नजर आ रही है जितना कि सब आंक रहे हैं? जी देखिए, एक दिन चुनाव के आखिरी दिन जिस तरह से राहुल गांधी की एंट्री हुई है महेंद्रगढ़ में, और राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, उसी के बीच में ऐसा करिश्मा हो जाता है कि अशोक तंवर जो है एंट्री कर जाते हैं और कांग्रेस का पटका पहन लेते हैं, यानी कि कांग्रेस में घर में अपने में वापसी कर लेते हैं। अशोक तंवर जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के गए थे, नाराजगी थी कांग्रेस से, लेकिन आज वो नाराजगी भूल गए हैं और कुमारी शैलजा को माने जाते तो दलित वोटर की सबसे बड़ी मानी जाती है दलितों में, तो उसी को लेकर जिस तरह से अफवाह बीजेपी फैला रही थी, वो भी उनके एक बयान से वो साफ कर दिया कि वो किसी तरह भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो कांग्रेस के पक्ष में है। उनकी आखिरी सांस जो होगी वो भी कांग्रेस के लिए होगी, और उनका जो अंतिम संस्कार भी होगा तो तिरंगे में साथ जाएगा, कांग्रेस के झंडे में साथ जाएगा। तो इनसे करने के बाद जैसे कोसली जैसे विधायक थे, पूर्व में मंत्री भी रह चुके विक्रम यादव, वो भी 2 दिन पहले ही दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, यानी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं। इस तरह से ही अशोक तंवर है वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ चुके हैं। और भी अन्य जैसे माने जाए छोटे मोटे नेता या पार्षद, जिला परिषद के नेता जो भी हैं, वो भी जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो राहुल गांधी के मंच पे इतने लोग आए हैं। सुनील राव भी जो है आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था, उसने भी जो है कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। तो इस तरह से माना जाए अहिरवाल के गढ़ में जो है कांग्रेस इस समय मजबूत नजर आ रही है। राव इंद्रजीत ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया था, उससे लोग नाराज थे। उनका कहना था कि वो इंसाफ मंच के सदस्यों को टिकट दे रहे हैं, ना कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कर्मठ दावेदार थे टिकट के, उनका अनादर किया जा रहा है। तो इस अनादर के चलते यहाँ अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत के खिलाफ काफी रोष देखा जा रहा है। इस तरह से एक अटेली विधानसभा पड़ती है महेंद्रगढ़ जिले में, उस अटेली विधानसभा पे उन्होंने इस बार अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलवाई है, और जो धरातल पर धरती से जुड़े हुए थे, जो जिन्होंने टिकट की मांग कर रहे थे, उनकी टिकट कटवाएगी। तो उनमें भी काफी रोष देखा गया है। पिछली बार इसी टिकट से जो है मोनिका लवली यादव जो है वो टिकट की दावेदार थी कांग्रेस की इस बार, लेकिन उनका टिकट इसलिए काट दिया गया कि क्योंकि अनीता यादव जो थी वो पिछली बार जो है जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी, और वो जननायक जनता पार्टी में थी। वो टिकट मिलने से पहले ही, कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, उनकी टिकट कट गई। तो मोनिका लवली यादव जो थी वो अब, दीपिका लवली जो है वो अब जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है ठाकुर अतरलाल, जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिन्होंने 36,000 मत प्राप्त किए थे, और वो इस बार जो है हाथ का साथ छोड़ के अटेली में हाथी पे सवारी कर रही है। हाथी की धूल के साथ वो कह रही हैं कि हाथ और फूल को वो धूल चटाएंगे इस बार, क्योंकि उनका टिकट कट गया है। तो इस तरह से नाराजगी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को भारी पड़ सकती है, क्योंकि उनकी बेटी इस बार चुनाव लड़ रही है। 2014 में उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा, पार्टी ने नहीं दिया। 2019 में उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा, पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन 2024 का चुनाव जो है, जिस तरह से 2014 में बीजेपी की लहर चली थी, उसी तरह अब 2024 में 10 साल बाद अब कांग्रेस की पूरे हरियाणा में लहर चल रही है, और एक तरफा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होने जा रही है, इसी को देखते हुए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मगरमच्छ कहे, राजनीति के सियासतदार कहे, वो बीजेपी छोड़कर, दूसरे दल छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। इसी तरह से आप माने कि अहिरवाल में पूरी तरह से कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी कमजोर साबित हो रही है। तो इसी तरह माना जाए पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती है। जी ठीक है, अब मैं सुरेंद्र भाटिया जी के पास आती हूँ कि सुरेंद्र जी, इस बार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, गुस्सा था, बीजेपी के अंदर विद्रोह था, लीडरशिप की कमी थी, लोग मोदी मैजिक की बात करते थे। लोग, एक ऐसा भी समय था कि गिरे से गिरा चुनाव अगर मोदी जी की एंट्री हो जाती थी तो मोदी जी इस पूरे चुनाव को पलट देते थे। एक ऐसा भी समय हमने देखा। लेकिन इस बार आपको क्या लगा कि मोदी जी इस बार चुनाव से कितना दूर रहे, या कितना नजदीकी से उन्होंने हरियाणा का चुनाव वाकई में देखा है? क्योंकि हमेशा उनकी तो बिल्कुल जो कार्पेट बॉम्बिंग होती है रैलीज की, उस तरीके की रैलीज होती थी, लेकिन हमने उस तरीके की चीज इस बार नहीं देखी। तो क्या मोदी की कमी या मोदी का प्रेजेंस क्या बीजेपी के लिए एक लाइबिलिटी बना इस हरियाणा के चुनाव में? जी सुरेंद्र जी। हाँ सुरेंद्र जी, ऐसा है नीतू जी, मोदी जी इस बार मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोदी जी के विरुद्ध हरियाणा का जो सेंटीमेंट है, हरियाणा का सेंटीमेंट 3 चीजों से बहुत हर्ट हुआ है। किसानी के नाम पर 70% जो लोग हैं वो किसानी करते हैं,
और किसानों के साथ जिस ढंग से व्यवहार किया गया दिल्ली के बॉर्डर पे, उससे पूरा हरियाणा, चाहे किसान थे, वो हर्ट हुआ है। फिर पहलवानों के साथ, चाहे वो 4 पहलवान थी, उनके साथ जिस ढंग से हुआ है वो हुआ है। अग्निवीर, अग्निवीर क्योंकि भारतीय सेना में 1/10 हिस्सा जो है भारतीय सेना में हरियाणा का है, और उस हरियाणा में अग्नि ऐसी योजना लेके आए जिससे ये लगा कि हरियाणा के लोग जो है वो बेरोजगार रह रहे हैं। जी, बोलिए, बोलिए। हाँ, बोलिए सर। जिससे लोगों को ये लगा हरियाणा की जो बेरोजगारी को और बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा में जो सेंटिमेंट है वो मोदी जी के खिलाफ। इसी तरह जो एक परसेप्शन बनाया गया था एक चुनाव में, के जो सेंटर का चुनाव था, संसद के चुनाव में एक जो परसेप्शन बना दिया गया था 400 पार का, और मैं इसको नेशनल मीडिया को सबसे बड़ा दोषी मानता हूं, जिन्होंने एग्जिट पोल में भी 311 से लेके 390 सीटों तक दिखाई, और उससे लोगों को लगता था कि आएगा तो मोदी, इसलिए 5 सीटें हरियाणा में थोड़े कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसके बाद जो शहरी मतदाता है, शहरी मतदाता बीजेपी के साथ था, लेकिन पोर्टल के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, और कुछ जो गवर्नेंस हुई है, ब्यूरोक्रेसी जिस ढंग से हावी रही है, बीजेपी के किसी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे कोई जनता का काम करवा सके। अनिल विज सबसे बड़े मंत्री माने जाते थे, 2 नंबर के मंत्री थे पहली सरकार में, और दूसरी सरकार में तो गठबंधन के कारण उनका प्रोटोकॉल तीसरा था। लेकिन अनिल विज को भी अपना काम करवाने के लिए कई महीने तक, जैसे वो नाराजगी, अब शैलजा जी की 3 दिन की नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत उठा रही है, लेकिन अनिल विज तो 2 महीनों तक नाराज रहे। हेल्थ डिपार्टमेंट एक इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था, उसकी फाइलें नहीं, और उसकी डायरेक्टर जो थी मनोहर लाल जी ने जब समझौता अनिल विज से हुआ, उसकी डायरेक्टर को पहले वो दिलवाई, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया, और उसके बाद उन्होंने अनिल विज को पैसिफाइज किया। जिस ढंग से ये सरकार चली है, एक प्रॉपर्टी आईडी को आप समझना होगा। हरियाणा की बैठे बैठाए एक याशिकी कंपनी को 65 करोड़ रुपए दे दिया गया, भी आप हरियाणा की सभी प्रॉपर्टी की आईडी बना दो, और आम तौर पे वो प्रॉपर्टी आईडी जिसमें 70 से 75% प्रॉपर्टी आईडी गलत बना दी गई। मेरी 3 प्रॉपर्टी थी, उसमें से 2 गलत बना दी गई, और ये जब मैं अपनी प्रॉपर्टी मान लिया ठीक करवाने के लिए गया तो मुझसे रिश्वत मांगी गई। मैं फिर एक नाम नहीं लूंगा, भिवानी जिले का एक आईएएस अफसर है, सिरसा में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, मेरे मित्र है, मेरे को कहने लगे मेरी गांव की प्रॉपर्टी गलत बना दी। मैं 2 बार चंडीगढ़ जाके बड़ी मुश्किल से ठीक करवाई। एक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, अब वो भी मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी फैमिली आईडी गलत बना दी गई। वो फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से फोन करवाया, खुद चंडीगढ़ गए। उनकी पुत्र वधू की नौकरी इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि वो फैमिली आईडी ठीक नहीं हुई। इन्होंने किया क्या, फैमिली आईडी आपकी बना दी, उसको लॉक कर दिया, उसमें कोई भी दुरुस्ती करनी है डीसी के पास जाओ। डीसी कहता जी मैं उसको दुरुस्ती नहीं कर सकता, वो चंडीगढ़ से पोर्टल को खोलेंगे फिर उसकी दुरुस्ती करेंगे। भ्रष्टाचार बंद परिवार पारदर्शी प्रशासन के नाम पे ये सरकार आई थी, और इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में, नगर निगम में जो काम 500 में होता था वो 5000 की रिश्वत पे भी होने की कोई संभावना नहीं थी। इस ढंग से शहरी मतदाता भी दूर हुआ है और ग्रामीण मतदाता भी दूर हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, हरियाणा में इलेक्शन जीतने के लिए एक वो जो सेना करती है ना, एक पहले प्लानिंग की, फिर बी प्लानिंग, फिर सी प्लानिंग।
पहले तो अपने उम्मीदवार खड़े किए, अपने उम्मीदवार में कुछ कमजोर खड़े किए, कुछ निर्दलीय खड़े करवाए। हिसार में स्वित्री जिंदल को खड़ा करवाया गया, सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से नाम वापस लिया गया, 3 उम्मीदवार डम्मी खड़े किए गए। और ये एक जगह नहीं है, 20 जगह पे, हरियाणा की 20 जगह पे ये खेल किया गया ताकि नेगेटिविटी हमारे उम्मीदवार पर चली जाए, जीत इनेलो का जाए। और मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, विपुल देव जी जो सह प्रभारी है, पहले प्रभारी थे, वो सिरसा जिला में आए, डबवाली में व सिरसा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, भाई आपने ये क्या किया है। जी उन्होंने अल्टीमेटली ये कहा, हमारा मकसद कांग्रेस को हराना है। अगर आपको लगता है कि हमारा उम्मीदवार डम्मी है या वो कमजोर है, तो आप किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट दो जो कांग्रेस को हरा सकता हो। उनको ये लगता है हम किसी तरह कांग्रेस को 45 से नीचे रोकें, लेकिन हरियाणा की जनता को ये लगता है भी किसी तरह कांग्रेस को 60 से ऊपर ले जाएं। आप आज रिकॉर्ड कर लें और 8 को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस पार्टी 60 के आसपास 58, 62, 64 पे पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी 14 से 18 के बीच रुक रही है और उनके जो अलाइज, जिनको वो एक बी टीम के रूप में लाया गया है, वो 5-6 पे रुक रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से इस समय, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को एज ए पत्रकार होते हुए मैं अपने ओपन कर रहा हूं। मैंने 14 में, 19 में राष्ट्रवाद के नाम में, 14 में पारदर्शी प्रशासन के नाम पे भाजपा को वोट दिया। और मैं 45 साल से पत्रकार हूं, अनेक काम हमने शहरों में करवाए, लेकिन इनके राज में इतनी बुरी हालत मैंने कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन के बावजूद भी आपका काम हो जाएगा, और वो काम बड़ा नहीं है। आपकी गली खराब हो रही है, आपकी गली में सीवर का पानी आ रहा है, अगर वो मुख्यमंत्री तक शिकायत करनी पड़ेगी, सीएम विंडो लगानी पड़ेगी, पीजी पोर्टल डालनी पड़ेगी, और तब जाके भी ठीक नहीं होगा। बहुत बुरी हालत में लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने देखा है। आपने जो कहा उससे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने वाकई में 10 सालों में काम नहीं किया, केवल और केवल वायदे किए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। अब मेरा जो अगला राउंड सवालों का है, मैं महेंद्र भारती आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि इस बार हर चुनाव में भाजपा की मदद करता हुआ आरएसएस नजर आता है? आपके हिसाब से क्या आपको आरएसएस कहीं नजर आया हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की मदद करता हुआ, या आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया है ठीक उसी तरह से जैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव में खींच लिया था? राव इंद्रजीत का बनाया हुआ मंच है और उसी के सदस्यों को टिकट दिलवाई गई है। इसी को लेकर पूरी नाराजगी जताई जा रही है। इस चुनाव में बात की जाए 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो ना तो मोदी फैक्टर काम कर रहा है, ना मोदी की तस्वीर काम कर रही है। कोई भी मोदी के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी नेताओं ने, सभी चुनाव लड़ने वाले दावेदारों ने मोदी के नाम पर चुनाव मांगे, मोदी के नाम पे, प्रयास के नाम पे, विकसित भारत के नाम पे। लेकिन इन चुनावों में कहीं भी मोदी का असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाजपा तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। अहिरवाल क्षेत्र में माना जाए तो अभी अहिरवाल की सभी सीटों पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और इस बार आरती राव, जो राव इंद्रजीत की बेटी है, अटली से चुनाव लड़ रही है। वहां भी बहुत कड़ा मुकाबला है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर अतरलाल उन्हें बड़ी टक्कर दे रहे हैं और वो यहाँ से हार भी सकती हैं। तो इसलिए राव इंद्रजीत और कांग्रेस वर्सेस चुनाव है जी। तो आपका आकलन क्या है? सुरेंद्र भाटिया जी ने अपना आकलन बताया अभी कि कितने कितने सीट्स बीजेपी को मिलेंगे। आपका अपना आकलन क्या है? जमीन पर क्या चीज दिख रही है? कितनी सीटें बीजेपी को, कितनी सीटें कांग्रेस को? मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, कल तो एग्जिट पोल्स आएंगे, लेकिन आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है? देखिए नीलू जी, बात की जाए सीटों में भाटिया जी ने सही आकलन बताया है। मेरे हिसाब से 55 से 58 सीटें जो है कांग्रेस ले सकती है और पूर्ण बहुमत से वो सरकार बना सकती है। इस तरह से माना जाए तो 15 से 18 सीटें जो है
हाँ महेंद्र, एक एक चीज, जो कांग्रेस के जो नेता हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुनामी है। सुनामी मतलब कि 75 प्लस, क्या ऐसा आंकड़ा आपको आता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस का? देखिए नीलू जी, 2019 में 75 पार का नारा दिया था बीजेपी पार्टी ने, और वो पार नहीं कर पाई थी। उसकी भी 40 पे आकर अटक गई थी गाड़ी। तो सुनामी कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हाँ ये माने कि इस बार जो है 2014 में जिस तरह से बीजेपी की लहर चली थी, उस तरह कांग्रेस की लहर 2024 में चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इसी हिसाब से हम कह रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं, ये एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन हम एक कयास लगा सकते हैं अब कौन कितनी सीटें जीत रहा है यहाँ पे ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस से 55 से 58 सीटें यहाँ कांग्रेस जीत रही है, और कांग्रेस अगर 55 से 58 सीटें जीत जाती है तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। उसी तरह से 15 से 18 सीटें जो बीजेपी के खाते में जा रही हैं, इस तरह से इनेलो 1-2 सीट ले सकती है, ज्यादा सीट नहीं ले सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी की हालत इसमें कंडीशन खराब है, वो शायद इसमें हरियाणा में एक भी सीट ना निकाल पाए। हाँ इस बार ये रहेगा कि 8 से 10 निर्दलीय बाजी मार सकते हैं, क्योंकि ऐसे हालात जो है बीजेपी ने, कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में किए हैं ताकि निर्दलीयों को बढ़त मिले। 10 से 12 निर्दलीय जीतकर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सुनामी जिस तरह से आप कह रहे हैं, इसको आप सुनामी मानेंगे? जब बीजेपी पार्टी इतने 2 वर्षों से 2 योजनाओं से जीतती आ रही है, लेकिन उससे लोग काफी रुष्ट है। अभी परिवार पहचान पत्र का जिक्र किया है भाटिया जी ने, फैमिली आईडी का जिक्र किया, प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र किया, इनसे लोग दुखी है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल तक चलाने नहीं आता, वो ऑनलाइन अपनी ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएगा, उनसे कैसे लड़ पाएगा, कैसे अपने काम करवा पाएगा? जो काम नहीं हुए उन्हीं को लेकर काफी रोष है। 10 साल से सत्ता उब चुकी है, महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला प्रदेश में नजर आ रहा है, बेरोजगारी का बोलबाला प्रदेश में नजर आ रहा है। इसी सब चीजों से लोग छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं और कांग्रेस की लहर बता रहे हैं। इसीलिए इतनी सीटों का आकलन भाटिया जी ने कहा, उसी तरह से मैं भी कर रहा हूं। अब उसी वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार कांग्रेस की बनने जा रही है। हालांकि नतीजे 8 तारीख को निकलेंगे, और नतीजे निकलने के बाद सारा समीकरण, सारा कुछ साफ हो जाएगा। अब कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले रही है, कौन किसके पक्ष में जा रहा है, किसी को क्या पद मिल रहा है, और कौन सरकार बना रहा है। तो साफ साफ है, जिस तरह से बीजेपी हमेशा लड़ाई करवाने की बात करती है, कुमारी शैलजा को नाम लेकर घसीटा, अब बीजेपी में आ जाए, शामिल हो जाए, उन्हें सीएम पद की दावेदार है, वो सीएम हो सकती हैं, वो इस तरह से बूम फैलाएगा। लेकिन उनका जो है मुंह बंद करने के लिए कुमारी शैलजा ने एक बयान जारी करके कहा, आखिरी सांस तक मैं कांग्रेस में रहूंगी। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, ना कोई ऐसा बयान दिया, सब मेरे बारे में उल्ट सुलट कह के वोट हथियाना चाहते हैं। उसी तरह महेंद्रगढ़ में रैली हुई, राहुल गांधी की, वहां एंट्री मारते हैं अशोक तंवर, और कांग्रेस का पट्टा पहन लेते हैं, यानी घर में वापसी कर लेते हैं। ये 2 बड़े नेता ऐसे हैं, दलित नेता है, और इनके आने से, इनके जो बयानबाजी करने से कि हम कांग्रेस के पक्ष में, काफी हद तक वोटों का रुझान जो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, और कांग्रेस 60-55 सीटें जरूर लेकर आएगी। और ये सुनामी लहर, जिस तरह जो भी आप कहें, वो अभी यहाँ 2024 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा में देखने को मिल रही है। इसके कयास जो है पूरे देश में लगाए जा रहे हैं, और दक्षिण हरियाणा की ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अपना परचम लहराती नजर आ रही है। जी नीरज, अब आपका सीट आकलन क्या है? लगभग वही 58 से 60 सीटें जो कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि 75 या 70 का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकती है कांग्रेस केवल अपने दम पर? और एक सवाल और जो मैं आपसे करूंगी, और इनफैक्ट आप तीनों से ही करूंगी, कि जो हरियाणा की रीजनल पार्टीज हैं, अब उनका क्या होगा? नीरज आपके पास आती हूँ, उसके बाद एक छोटा छोटा टिप्पणी सुरेंद्र जी और महेंद्र से भी लूंगी। हाँ नीरज बोलिए। देखिए नंबर तो एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जरूर एक प्रेडिक्शन है कि जैसे मुझे अभी शाम को एक मेरे बीजेपी में मित्र हैं काफी अच्छे, और उन्होंने मुझे बताया कि बीजेपी 42 सीटें जीत रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो 42 सीटें कौन कौन सी हैं, कि आप मुझे बताइए वो 42 सीटें कौन सी हैं जो बीजेपी जीत रही है। तो वो 10 पे जाके रुक गए। तो मैं मतलब कहने का ये है कि चलो बीजेपी से चुनाव है, तो ये एक माइंड में आ जाता है कि वो 20 जीत जाएगी या 40 जीत जाएगी, 50 भी लगा लेते हैं लोग, लेकिन सीटें वो हैं कौन सी, क्योंकि कोई सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है उस तरह का कि वो सीटें कौन सी हैं जो बीजेपी जीत रही है। फिर भी हम नंबर दे देते हैं कि भाई चलो 20 आ जाएंगी उनकी, वो इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के साथ चुनाव हो रहा है, और बीजेपी वहां ज्यादा मजबूत है जहां पे ट्रायंगुलर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, जहां पे डायरेक्ट फाइट है, वहां पे बहुत कमजोर है।
और मल्टी गवर्नमेंट में क्या होगा कि जैसे आपने पूछा कि रीजनल पार्टीज का क्या होगा और जो इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है। रीजनल पार्टी का देखिए, आईएनएलडी और बीएसपी का अलायंस जब हुआ था तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था, लेकिन जैसे ही गोपाल कांडा को समर्थन दे देते हैं अभय चौटाला, हालांकि उनकी एलनाबाद की सीट बता रहे थे कि फंसी हुई थी, उसको निकालने के लिए उनको गोपाल कांडा की मदद चाहिए थी वहां पे, तो इसलिए उन्होंने सिरसा में उनका समर्थन कर दिया और फिर बीजेपी का समर्थन, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहां से विड्रॉ कर लिया है और वो एक्सपोज हो गया कि भाई बीजेपी, आईएनएलडी और बीएसपी ये एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं अगर, तो ये कहीं ना कहीं इनका आपस में कोई इनका अलायंस है, इंटरनल अलायंस है, तो उसके काफी नुकसान हुआ उससे ग्राउंड पे। और बीएसपी उतना इम्प्रेस, मायावती ने रैलियां कई की हैं हरियाणा में, इतनी रैली वो कहीं करती नहीं है। लोकसभा चुनाव में मैं यूपी में घूमा था तो शायद उन्होंने यूपी में इतनी रैलियां लोकसभा चुनाव में नहीं की थी, इतनी उन्होंने हरियाणा में रैलीज करी हैं। तो वो इतना एग्रेसिवली अगर कैंपेन करी, लेकिन फिर भी उसका नुकसान मतलब फायदा उतना नहीं कर पाई है, क्योंकि वो गोपाल कांडा फैक्टर आ गया और मीडिया ने अभय से जब भी पूछा कि भाई इस पे, वो बैलेंस सा आंसर नहीं दे पाए, उन्होंने पत्रकारों को अड़का दिया, उनको बोल दिया कि भाई आप कैसे ये सवाल पूछ सकते हो और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल दिया। तो अब ग्राउंड पे स्थिति रीजनल पार्टीज की तो ये है कि रीजनल पार्टीज, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सा असर उनका है, कहीं एक दो इक्का दुक्का सीट पे वो सिमट के रह सकते हैं। जैसे दुष्यंत चौटाला अगर खुद चुनाव डबवाली से लड़ते तो मुझे लगता कि ज्यादा सेफ हो जाते। उचाना में आके उन्होंने वो हल्का नहीं छोड़ना चाहते थे, ये सर पॉलिटिकली फाइट है वो ठीक है, उन्होंने एक मैसेज दिया कि मैं फाइटर हूं, मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, और उचाना उनकी एक वहां पे होल्ड भी रहा है। तो लेकिन फिर भी वो बहुत बुरी तरह वहां चुनाव फंसा हुआ है। उचाना इज नॉट अ सेफ सीट नहीं है उनके लिए, और डबवाली में दिग्विजय उतने मजबूत नहीं है जितने दुष्यंत हो सकते थे। तो एलनाबाद में अगर अभय चौटाला को उनका समर्थन करना पड़ रहा है गोपाल कांडा का एलनाबाद के लिए, तो स्थिति जाहिर है कि खुद अभय भी की सीट भी फंसी हुई है। और फिर 4 सीट जगह ऐसी है, 2-3 जगह ऐसी है जहां ये खुद आपस में लड़ रहे हैं। चौटाला फैमिली से 7-8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं इस बार, और वो 3 एक जगह है डबवाली में, 2 एक जगह है एक ही फैमिली से, तो आपस में भी वो लोग लड़ रहे हैं। तो रानिया सीट जैसे है, तो लगता नहीं है रानिया सीट में अब अर्जुन चौटाला जीतेंगे या वहां पे रणजीत चौटाला साहब जीतेंगे। वहां सर्वमित्र काम्बोज जो नए हैं यूट्यूबर, एक चैनल है उनका सोशल मीडिया, वो इन्फ्लुएंसर रहे हैं, तो वो काफी टफ फाइट वहां पे दे रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा प्रेडिक्शन ये जाता है कि लोग माहौल की तरफ जा रहे हैं, माहौल देख रहे हैं क्या है, वो कैंडिडेट वाली बात रही ही नहीं है। तो नंबर मैं नहीं दे पाऊंगा नीलू जी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का गेम ही ये है शायद कि हम 40 तक पहुंच जाएं, बाकी आगे हम मैनेज कर लेंगे, चाहे इंडिपेंडेंट्स हों या कुछ और ये रीजनल पार्टी जीत जाएं। बिल्कुल 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 ठीक है। अब अंत में एक टिप्पणी एक सुरेंद्र भाटिया और महेंद्र भारती से लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपके पास आती हूँ कि क्या आपको लग रहा है, कल तो इस समय तक एग्जिट पोल्स की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अब एग्जिट पोल कितने सही होंगे, कितने एक्यूरेट होंगे, ये पता नहीं, आपने तो अपना आकलन दिया, लेकिन अंत में क्या कहेंगे इस बार के हरियाणा के 2024 के चुनाव पर? बहुत छोटी सी एक टिप्पणी, उसके बाद महेंद्र जी से प्रोग्राम को खत्म करूंगी। जी बोलिए सुरेंद्र जी। ऐसा नीतू जी, हरियाणा की जनता डिसाइड कर चुकी है और हरियाणा की जनता इस बार कम से कम कांग्रेस को जो है वो बहुमत और स्पष्ट बहुमत देने जा रही है। मैंने पिछले 1 महीने में पूरे प्रदेश में, अहीरवाल की मैं बता दूं, 11 सीटें, महेंद्र जी वहां बैठे हैं, 11 में से इस बार 8 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और 3 सीटें केवल बीजेपी बचा रही है। और सबसे मजबूत गढ़ अगर वो टूटेगा, मैं आपको अगर 5 मिनट का समय हुआ आपको, तो मैं संसदीय सीटों के हिसाब से आपको 5 मिनट तो ज्यादा है नहीं, कल हमें सुबह से भी लाइव करने हैं, तो वो डिटेल्स हम कल बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा सर अपना डिस्क्रिप्शन। हाँ बोलिए। केवल संक्षेप में ये है भी सिरसा की 9 सीटों में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही, 2 सीटें इनेलो को आ सकती हैं, 6 से 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अंबाला में 9 में से 1 सीट पे फाइट पे है बीजेपी, 8 कांग्रेस को जा रही है। कुरुक्षेत्र में 2 सीटों पे फाइट पे है, 7 कांग्रेस को जा रही है। और उसके बाद सोनीपत में अवश्य 3 या 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है 9 में से वहां मुकाबला कर रही है, 2-3 सीटें जीत सकती है। रोहतक में केवल 1 सीट पे फाइट पे है। हिसार में 3 सीटें फाइट में है, कितनी जीतेंगे पता नहीं। भिवानी में 2 सीटों पे फाइट में है।
ये मैं 9 सीटों का सेगमेंट की आपको बता रहा हूं। और ये निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो 60 सीटों के आसपास और भारतीय जनता पार्टी 20 से कम पे रहने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान ये है कांग्रेस को 45 से कम 40 पे रोका जाए, उनकी चाहे 30 आ जाए, फिर अदर्स को जोड़ लिया जाएगा, लेकिन वो होने नहीं जा रहा। जनता जो बात सिरसा की कर रहे थे, अभय सिंह चौटाला बड़े नेता हैं, किसानी आंदोलन में त्याग पत्र दिया, गोपाल कांडा और बीजेपी के चक्कर में उनकी सीट फंस गई है। कुछ भी हो सकता है। मतलब अभय सिंह को सभी जनता हरियाणा की चाहती है, वो बोलने वाले एक एमएलए हैं और वो हार भी सकते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, जीतेंगे तो 2-3 हजार वोटों से जीतेंगे। क्यामत की रात में जो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस थी, वो सारे काम कर रही है। शराबबंदी से लेके धन बल तक सारे काम चल रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार कम से कम हरियाणा में रेस्ट पे जाएगी। कांग्रेस के झगड़ों को लेके आए, अशोक तंवर को नहीं संभाल पाए, 2 महीने पहले आए थे। वो शैलजा जी को तो जीवन में सोच ही नहीं सकते कांग्रेस छोड़ दे। मैं उनको 35 साल से जानता हूँ, वो सिरसा में 1988 में पहली बार आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग इस बार फेल हो रही है। मनोहर लाल जी का कहीं चित्र नहीं, मोदी जी का नहीं है, नायब सिंह सैनी को अकेले छोड़ दिया। जो लड़ना चाहते थे करनाल से लाडवा भेज दिया, ओरिजिनल सीट नारायणगढ़ है उनकी। तो ये पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी का इस बार गेम प्लान फेल हो रहा है। जनता सब जानती है। और हरियाणा की जनता के कुछ 6-7 जिले हैं, वो चुप करके वोट देते हैं और 6-7 जिले बोल के देंगे, लड़क निकाल के देंगे। ठीक है महेंद्र जी, क्या कहेंगे अंत में? बहुत छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि जो आपने सही कहा सुरेंद्र भाटिया ने कि आज ये कयामत की रात है, जो कुछ हो सकता है सब कुछ सारी पार्टियां झोंक देंगी। क्या कहेंगे अंत में? कल तो सुबह 7 बजे से हाँ खोलेंगे। जी जी बोलिए। जी नीलू जी, आपने ठीक कहा कि आज कत्ल की रात है और कत्ल की रात के समय जो आपने कहा था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, और कांग्रेस की लहर तो चल ही रही है, साथ में जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, कांग्रेस को जितवाने जा रहे हैं। कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी को हरवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिन नेताओं की टिकट कटी है, जैसे बावल से डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट कट गई, वो भीतर घात कर रहे हैं। रेवाड़ी में जिस तरह से पूर्व विधायक रणदीप कापड़ीवास को टिकट नहीं मिली, वो भीतर घात कर रहे हैं। इस तरह से ही जैसे कौशली भी माने जाए, पूर्व मंत्री को टिकट नहीं मिली विक्रम यादव को, वो कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं। इस तरह से रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिली, वो अपना जो भीतर घात कर रहे हैं, दान सिंह को जितवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो है इस बार बीजेपी जो है खुद ही अपने बीजेपी पार्टी को हरवाने में जुटी हुई है, कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है। इस तरह से कांग्रेस की लहर के साथ साथ बीजेपी का जो नाराजगी है वो भी सामने आ रही है, और उसकी वजह से भी बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर जाने की फिराक में है, क्योंकि सब नारा दे रहे हैं। जिस तरह से इन्हें नारा दिया दीपेंद्र हुड्डा ने कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, उस नारे को बीजेपी के नेता ही साकार करने वाले हैं। और इस मुद्दे पर लेकर कल बाकी ज्यादा चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज के समय में यही है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत इस बार मिलेगा 2024 के विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस परचम लहराएगी। जी चलिए, तो देखना होगा। अब तो कुछ ही घंटे बचे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल सुबह 7 बजे से पोलिंग है और सुबह से ही ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर हमारा लाइव कार्यक्रम चलेगा। मैं आपके साथ 8 बजे से 9 बजे के बीच में मैं लाइव करूंगी। तो आप तीनों से गुजारिश करती हूँ कि सुरेंद्र भाटिया जी, महेंद्र भारती जी, नीरज मोहन जी, आपको मैं सुबह कॉल करूंगी, और अगर जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़िएगा हमारे लाइव प्रोग्रामिंग में 8 से 9 के बीच में। और उसके बाद भी आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर आप लोग फील्ड पर होंगे और फील्ड से भी अगर हमें रिपोर्ट्स देंगे तो अच्छा होगा, दिखा कर कि पोलिंग बूथ पर क्या कुछ हो रहा है, तो वो सारी तस्वीर मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुरेंद्र भाटिया जी, नीरज मोहन, महेंद्र भारती, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।